और फिर अफगानिस्तान के फ्रंट पर हम क्या कुछ करते रहे हैं, जरा साबिका DGISI जनरल फैज हमीद साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। कि जनरल मुशर्रफ की बैरूनी मुल्क में 29 जायदादें हैं। मुशर्रफ साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। 29 जायदादें बैरून मुल्क, और फिर भारी भरकम, यानी ये कोई जायदादें रुपीस में तो नहीं आई, और खुद वो इकरार कई बार कर चुके। पता चला $1.5 मिलियन के करीब कोई रकम थी जो उन्होंने आपको दी, जिसे आपने लंदन का फ्लैट भी खरीदा। ये बात दुरुस्त है? 1.5 तो बहुत कम है यार बाबू। लंदन का फ्लैट इज मच मोर देन $1.5 मिलियन बाय द वे। $1.5 मिलियन में कोई फ्लैट नहीं मिलेगा आपको काम का लंदन। तो आप फिर आज सच बता ही दीजिए कि उन्होंने क्या दिया था। फॉरगेट इट, ये प्राइवेट अफेयर, लेकिन जाहिर है उसी से मैंने ये दुबई का भी फ्लैट किया है, लंदन का भी फ्लैट किया। फिर असद कैसर साहब से मंसूब एक जुमला शबर जैदी साहब की जुबानी सुनने को मिला, और वो ये कहते हैं कि असद कैसर जो स्पीकर कौमी असेंबली रहे हैं, उन्होंने मुझे बारहा ये कहा कि हमारे बहुत सारे MNAs और MPs जिनका ताल्लुक KP से है, वो सिगरेट का कारोबार करते हैं, तो सिगरेट के ऊपर टैक्स मत लगाइए। आज की बैटलफील्ड की डायनामिक्स और उस वक्त की बैटलफील्ड की डायनामिक्स भी फर्क है। उस वक्त बैटल ग्राउंड और था, आज बैटल ग्राउंड बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज 2 रोज बाद हमारी सरहद पार G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, यानी दुनिया की 20 बड़ी मईशतें सर जोड़कर बैठेंगी, और सरहद के इस पार यानी हमारे देश में, प्यारे वतन पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त जहां सियासी रस्साकशी जारी है, जहां पर पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जारी है, जहां 6 सितंबर 1965 की पाक फौज और 6 सितंबर 2023 की पाक फौज में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। आज पूरी कौम यौम दिफा व शुहदाए पाकिस्तान मना रही है 6 सितंबर 1965 की याद में। 6 सितंबर 1965 और 6 सितंबर 2023 क्या फर्क है? कहने को तो जमीन आसमान का फर्क है। 6 सितंबर 1965 की पाक फौज और 6 सितंबर 2023 की पाक फौज में क्या फर्क है? उस वक्त की सिविलियंस और आज के सिविलियंस में क्या फर्क है? उस वक्त की बिजनेस कम्युनिटी में आज की कम्युनिटी में क्या फर्क है? उस वक्त के चैलेंजेस में और आज के चैलेंजेस में क्या फर्क है? उस वक्त की माशी सूरत हाल और आज की माशी सूरत हाल में क्या फर्क है? सबसे पहले तो बड़ी सादा सी बात यह है कि 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने मुल्क का दिफा किया था, और पाक फौज नहीं बल्कि सिविलियंस भी शाना बशाना पाक फौज के साथ खड़े हुए थे, और उस वक्त मुकाबला जरा मुख्तलिफ था। दुश्मन की फौज रात की तारीकी में हमारी सरहद क्रॉस कर गई थी, और उस वक्त हमने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी, टैंकों की सफ़ों के नीचे लेट गए, और हमारे लोगों ने जामे शहादत नोश किया। उस वक्त की जो डायनामिक्स थी, पावर डायनामिक्स थी, मुख्तलिफ थी। उस वक्त की जो बैटल ग्राउंड की डायनामिक्स थी वो मुख्तलिफ थी। आज की बैटल फील्ड की डायनामिक्स और उस वक्त की बैटल फील्ड की डायनामिक्स भी फर्क है। उस वक्त बैटल ग्राउंड और था, आज बैटल ग्राउंड बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज 2 रोज बाद हमारी सरहद पार G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, यानी दुनिया की 20 बड़ी मईशतें सर जोड़कर बैठेंगी, और सरहद के इस पार यानी हमारे देश में, प्यारे वतन पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त जहां सियासी रस्साकशी जारी है, जहां पर पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जारी है, जहां एक जमात को कॉर्नर किया जा रहा है, किसी जमात को साइडलाइन करना मकसूद है, और फिर मुल्क में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बल्कि केयर टेकर सेटअप चल रहा है, और इस केयर टेकर सेटअप के थ्रू पाक फौज के सारे का सारा फोकस इस वक्त मुल्क की दिफा, मुल्क की सरहद, मुल्क की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो नहीं है बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी है। इस वक्त सिपा सालार पाक फौज जनरल आसिम मुनीर साहब मुल्क की माशी कमान को बराह रास्त खुद प्रैक्टिकली संभाले हुए हैं। SIFC के महाज से खड़े हैं, बिजनेस कम्युनिटी को बुला रहे हैं, बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, डॉलर के स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, मुल्क में करप्शन करने वालों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन सादा सी बात यह है कि हालिया चंद सालों में यह पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि ये कई बार हो चुका है। वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ उसकी कंटिन्यूटी हमें अशफाक परवेज कयानी के दौर में दिखाई दी। उसके बाद जनरल रहील शरीफ आते हैं, जनरल बाजवा आते हैं, जनरल बाजवा के बाद अब आसिम मुनीर साहब पाक फौज की कमान संभाले हुए हैं। क्या है जो मुश्तरक है और क्या है जो बदला बदला दिखाई दे रहा है? आज पाक फौज के सिपा सालार जब बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे हैं और फिर करप्ट अनासिर को जड़ से उखाड़ने की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सियासतदान मुल्क से मुखलिस नहीं है, सियासतदानों को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, तो वहीं ये बात सबसे पहले याद रखने की जरूरत है। और मैं इस व्लॉग की वसातत से कुछ मैसेजेस भी पहुंचाना चाहता हूं ऐसे वक्त में कि जब बहुत से लोगों से चौकन्ना और होशियार रहने की जरूरत है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक स्टेटमेंट था, अपनी मंजी थले डांग फेरना। मंजी थले डांग फेरने का मतलब खुद एहतसाबी होता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होता है कि जब आप करप्शन को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको अपने ही घर से आगाज करना पड़ता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पहली बात जो डॉलर्स के स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की बात हो रही है, डॉलर स्मगलिंग को रोकने की बात हो रही है,
तो रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान के रास्ते तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख डॉलर्स स्मगल होते हैं। 1 करोड़ 50 लाख डॉलर्स, ये कोई छोटा वॉल्यूम नहीं है। और फिर अफगानिस्तान के फ्रंट पर हम क्या कुछ करते रहे हैं, जरा साबिका DGISI जनरल फैज हमीद साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। शॉट चलाइए, वो क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले को खुद टेकअप किए हुए, जाके चाय की एक प्याली पीते, जब जर्नलिस्ट पूछते हैं सेंसिटिव मामला है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या कहा जाता है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Don't worry, everything will be okay. अब अगर अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग होती रही, वो बेशक अफगानिस्तान बॉर्डर के थ्रू हो या फिर ईरान बॉर्डर के ऊपर हो, कोयटा चमन के रास्ते से हो, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज उस वक्त क्या कर रही थी कि जिस वक्त स्मगलिंग हो रही थी, वो शिया खुरोनोश की स्मगलिंग हो, वो डॉलर्स की स्मगलिंग हो, चीनी की स्मगलिंग हो, आटे की स्मगलिंग हो, प्याज और टमाटर की स्मगलिंग हो, तो उस वक्त इस स्मगलिंग को रोकने वाले कहां थे? उस वक्त वहां पर कोई सिक्योरिटी वॉल, फायर वॉल या गेट वॉल, गेटेड सिक्योरिटी क्यों नहीं थी कि जो इसको रोक सकती? इनको अनचेक्ड क्यों जाने दिया गया? इन लोगों के हाथ मजबूत करने वाला कौन है? मेरा सबसे पहला सवाल यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम बिजली के क्राइसिस को बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और फिर सर धुन रहे हैं, और फिर यह पता चल रहा है कि जो लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि असल में ये बिजली चोर है। यानी जो बिजली के बिल जलाते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, इनके इलाकों में बिजली चोरी हो रही है, इसलिए बिजली का बिल देना नहीं चाहते। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इस वक्त जो हालिया चेयरमैन वापडा जनरल सज्जाद गनी है, वो कोर कमांडर कराची भी रहे हैं और उन पर 2016 में करप्शन के चार्जेस थे। 2 अरब 80 करोड़ वापस करने का हुक्म मुबैना करप्शन पर कोर्ट की तरफ से उनको दिया गया था। साबिका कोर कमांडर कराची और हालिया चेयरमैन वापडा। और सिर्फ यही बात नहीं है, और वापडा कितना इंपॉर्टेंट इदारा है, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से, ये सब जानते हैं। और फिर इन्हीं के दोस्त हैं ब्रिगेडियर तुफैल, इनको GM वापडा तैनात किया गया है। और GM वापडा इनको अपॉइंट करने के लिए किस तरह मेरिट की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, किस तरह चीजों को जो है वो मैनिपुलेट किया गया है, ऊपर नीचे किया गया है, वो सब भी अब कोई राज नहीं है, बल्कि ये बातें मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात ये कि क्या इनका एहतसाब होगा, और अगर ये अनचेक्ड चेयरमैन वापडा लगा दिए जाएंगे तो फिर लोग तो सवाल करेंगे कि फिर किसका एहतसाब होगा और किसको छोड़ दिया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जनरल मुशर्रफ की बैरून मुल्क में 29 जायदादें हैं। मुशर्रफ साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। 29 जायदादें बैरून मुल्क, और फिर भारी भरकम, यानी ये कोई जायदादें रुपीज में तो नहीं आई, और खुद वो इकरार कई बार कर चुके बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आके कि भाई जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जो लागत आप बता रहे हैं, यहाँ लंदन या दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदना इतना आसान नहीं है, आप मेरी वैल्यू को कम बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कम है, ये तो बड़ी भारी भरकम मालियत दे के प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। ये एतराफ बरमला खुद जनरल मुशर्रफ कई बार कर चुके हैं। तो क्या जनरल मुशर्रफ का कोई एहतसाब हुआ? जरा उन्हीं की जुबानी सामने रखते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या राय रखते हैं। पता चला 1.5 मिलियन डॉलर के करीब कोई रकम थी जो उन्होंने आपको दी, जिसे आपने लंदन का फ्लैट भी खरीदा, ये बात दुरुस्त है? 1.5 तो बहुत कम है यार बाबू। लंदन का फ्लैट इज मच मोर देन 1.5 मिलियन डॉलर्स बाय द वे। 1.5 मिलियन डॉलर में कोई फ्लैट नहीं मिलेगा आपको काम का लंदन। तो आप फिर आज सच बता ही दीजिए कि उन्होंने क्या दिया था। फॉरगेट इट, ये प्राइवेट अफेयर, लेकिन जाहिर है उसी से मैंने ये दुबई का भी फ्लैट लिया है, लंदन का भी फ्लैट लिया। फिर पापा जॉन्स की बड़ी बाज़गश सुनाई थी। जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो साबिका DG ISPR भी रहे हैं और फिर लीड करते रहे CPEC अथॉरिटी को, उनकी जो आउटलेट्स हैं, उनकी और उनकी अहलिया की और उनके बच्चों की जो बिजनेसेस हैं, खासतौर पे अमेरिका के अंदर जो बहुत सारी पापा जॉन्स के नाम से पिज़्ज़ा आउटलेट्स हैं, उन पर बहुत बातें होती रही। तो ये एम्बेजलमेंट्स अनचेक्ड रही या इनकी भी कोई प्रॉब हुई, यहां भी कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हुआ? सवाल तो ये भी बनता है। उसके फिर असद कैसर साहब से मंसूब एक जुमला शब्बर जैदी साहब की जुबानी सुनने को मिला, और वो ये कहते हैं कि असद कैसर जो स्पीकर कौमी असेंबली रहे हैं, उन्होंने मुझे बारहा ये कहा कि हमारे बहुत सारे MNAs और MPs जिनका ताल्लुक KP से है, वो सिगरेट का कारोबार करते हैं, तो सिगरेट के ऊपर टैक्स मत लगाइए। और जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त बरतानवी जो सिगरेट तंबाकू बनाने वाली कंपनी है, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी, और वो कंपनी है कि इंटरनेशनली जिसको जुर्माना हुआ था, जिसपे पाबंदी लगी थी चाइल्ड लेबर की वजह से। तो ये अपनी ही नाक के नीचे ये सब कुछ करते रहे। और शब्बर जैदी साहब तो इवन खुद जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक इंकिशाफ कर चुके हैं कि जिस वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया था, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे फोन करके ये कहा था कि भाई हमारा तो कारोबार ही DHA की फाइलें बेचकर चलता है, हमारे बहुत सारे लोग DHA की फाइलें बेचकर कारोबार करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। और प्रॉपर्टी से मुझे याद आया मलिक रियाज साहब का बहरिया टाउन पेशावर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और उसमें जो इलीगैलिटीज हैं, वहां पर जो लेकुनाज है, वो सब लोग जानते हैं। और फिर उन्हीं के मरकजी दफ्तर के ताले खुलवाने के लिए किसी को हीरे की अंगूठियां दी गई,
किसी को सेट दिया गया, और उस वक्त तो खुद डीजीआईएसआई आसिम मुनीर साहब थे और वो सब बातें जानते हैं, तो फिर यकीनन इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फौज के अंदर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, वो सियासत के अंदर हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है जो आर्मी चीफ से जाके मुलाकात कर रही है, जब जब ये बाजवा साहब से मुलाकात करके आते रहे तो उस वक्त इमरान खान साहब ये नारा लगाते रहे कि मैंने बिजनेस कम्युनिटी को एहतसाब के दायरे से निकाल दिया है, इनको इंसुलेट कर दिया गया है। फिर आपको याद होगा कि पिंडोरा पेपर्स का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था और पिंडोरा पेपर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का नाम था। तो उन पिंडोरा पेपर्स के अंदर जो पॉलिटिकल फिगर्स थे उनकी बातें तो बहुत हुई, उनके खिलाफ सियासी बयानिया भी बनाया जाता रहा, लेकिन वो लोग जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जो मुल्क की अशराफिया है, वो अनचेक्ड क्यों रही, उनका एहतसाब क्यों नहीं हुआ। फिर पनामा पेपर्स की जहां तक बात है तो पनामा पेपर्स के अंदर भी सैकड़ों लोगों के नाम थे, लेकिन क्या वजह है कि शरीफ फैमिली का नाम प्रोमिनेंट हुआ, ग्लोरीफाई हुआ, उनके खिलाफ एहतसाब हुआ, उनकी ऑफशोर कंपनीज की बात होती रही, जो बाकी बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे या एलीट थी वो अनचेक्ड क्यों रही। तो सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि जिन लोगों के साथ आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं, ये लोग तो माजी में जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठते रहे हैं, अशफाक परवेज कियानी के साथ भी बैठते रहे हैं, ये राहील शरीफ साहब के साथ भी बैठते रहे हैं, ये जनरल बाजवा के साथ भी बैठते रहे हैं, और आज आसिम मुनीर साहब के साथ भी बैठे हुए हैं। तो क्या ये लोग मुल्क में कोई इनकलाब बपा कर सकते हैं, या फिर ये लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते रहे हैं? तो मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कि प्लीज इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या माजी है उसकी जरूर छान फटक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग फी जमाना हर ताले आजमा को भी क्योंकि ये लोग फी जमाना हर हुक्मरान को, हर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मामू बनाते रहे हैं। और इसी की बेस के ऊपर मुझे तो अब ये लगता है कि जो हमारे चीफ्स ऑफ द आर्मी स्टाफ्स हैं उनको भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना चाहिए, उनकी भी इकोनॉमी के अंदर कोई डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारे आर्मी चीफ्स ने ही इकोनॉमी को देखना है तो फिर कम से कम इन लोगों के जरिए से वो कहीं ना कहीं कोई मिस हैंडल ना हो जाए किसी जगह पर। ये उनको जो अपने इकोनॉमिक फार्मूलाज हैं या फिलॉसफी है वो बता के शीशे में ना उतार लें, और फिर अल्टीमेटली वो मुल्क को माजी की तरह अरबों खरबों रुपए का चूना लगा के साइड पे ना हो जाए। और इख्तिताम में आज हम अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, और वो अच्छी बातें कुछ यूं हैं कि 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुल्क में आ रही है। कुछ चीजें डिपॉजिट्स की सूरत में आएंगी गल्फ से, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट्स की सूरत में हमें मिलेंगी, यानी कुछ रकम इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी की मद में आएगी और कुछ डिपॉजिट्स की मद में हमारे स्टेट बैंक के अंदर मौजूद रहेगी। 25 अरब डॉलर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, एक ह्यूज अमाउंट है, जो कहा जा रहा है कि अगले 2 से 5 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगी। अगर आता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा सादा सा सवाल यह है कि वो मुल्क जिसको IMF से 1.2 अरब डॉलर लेने के लिए नाक से लकीरें निकालना पड़ी, उस मुल्क को 25 अरब डॉलर आनन फानन क्विकली इमीडिएटली कैसे रातों रात मिल सकता है? यानी उसके लिए इस मुल्क ने ऐसा क्या कर दिया है, या मुल्क के पास कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो गिरवी रखवा के 25 अरब डॉलर लिए जाएंगे? अब फिर मुल्क के अंदर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है, इस वक्त एक केयर टेकर सेटअप है, उसका मैंडेट भी आपको पता है कि लिमिटेड होता है, उसको कोई 25 अरब डॉलर की कमिटमेंट कैसे दे सकता है? फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, दायरा चीन है, सऊदी अरेबिया है, ये उस वक्त जिस वक्त मुल्क डिफॉल्ट के वर्ज पे था, तो उस वक्त पैसे इसलिए नहीं आ रहे थे कि ये कहते थे कि आप पहले IMF से को बेल आउट पैकेज लें या IMF प्रोग्राम में जाएं तो कोई एश्योरिटी होगी तो हम पैसे भेजेंगे। तो जब तक हमें IMF की एश्योरिटी या गारंटी नहीं मिली तब तक इनकी तरफ से भी कोई रोल ओवर नहीं मिला या इनकी तरफ से भी पैसे हमें नहीं मिले। तो वो लोग, वो दोस्त जो IMF की गारंटी मांगते हैं, तो कल ये क्या गारंटी मांगेंगे? क्या कोई फ्री लंच होता है ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर? कोई फ्री लंच है या फ्री लंच का कॉन्सेप्ट बाकी बचा है, या हर चीज कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होती है? तो जब कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला चलते हैं तो फिर आज पाकिस्तान के पास इनको देने के लिए क्या क्या है? यानी वो क्या दिया जाएगा, क्या गिरवी रखवाया जाएगा कि जिसके एवज हमें 25 अरब डॉलर मिल जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तवक्कुआत तो की जा सकती हैं, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशंस रखना भी मेरा ये ख्याल है कि गलत होगा। ऐसे मौके पे हमें चीज़ों को लॉजिकल डोमेन में देखना चाहिए, रैशनल अप्रोच के साथ देखना चाहिए, और फिर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कायम करने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।